हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लास पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के इतने जो स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है यानी कि AC सर्किट है। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा चल रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आज है हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए, पार्ट 1 हमने इसके पहले की वीडियो में बता दिया है, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो डालें आपसे मिस ना होने पाए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे कि AC में पावर होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है कि AC में पावर होती है। जो हमारा AC सर्किट होता है उसमें कौन सी पावर होती है, तो ऑप्शन ए रियल पावर होगी, ऑप्शन बी अप्रेंट पावर होगी यानी कि आभासी शक्ति होगी, या फिर ऑप्शन सी रिएक्टिव पावर, या फिर इसी को हम प्रतिकारक शक्ति भी कहते हैं। तो और ऑप्शन डी इसमें दिया, ऑप्शन ई दिया गया है सभी। तो देखिए, ऐसी सर्किट जो हमारी होती है उसमें कौन सी पावर होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए भी होगी, रियल पावर भी होती है, आभासी पावर भी होती है, और रिएक्टिव पावर यानी कि प्रतिकारक शक्ति भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। और बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रियल पावर की यूनिट होती है। अब देखिए, रियल पावर जो आपका होता है उसकी यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए वोल्ट एम्पियर होती है, ऑप्शन बी वाट होती है, या फिर ऑप्शन सी जूल होती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो रियल पावर होता है उसका जो यूनिट होता है दोस्तों वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो उसको आप याद रखिएगा। और वोल्ट एम्पियर जो होती है आभासी पावर की होती है, और जूल तो अलग चीज़ है, और इनमें से कोई ना कोई तो होगा, इसीलिए यहाँ पे वाट हो जाएगा रियल पावर की यूनिट। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आभासी शक्ति यानी कि अपेरेंट पावर की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए दिया गया है वाट एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कूलाम, और ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी यानी सभी। देखिए, आभासी शक्ति की जो अभी हमने बताया कि उसकी जो यूनिट होती है वाट एम्पियर होती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और वोल्ट मीटर तो पता ही है कि किसकी यूनिट होती है, कूलाम भी पता है आपको। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, आभासी शक्ति की जो यूनिट होती है वो वाट एम्पियर होती है। तो बाकी बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे वोल्ट लिख देना है, वाट हमने लिख दिया तो यहाँ पे वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। तो उसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, तो वोल्ट एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि RL परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो देखिए, RL परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, अच्छा प्रतिबाधा क्या होती है, जिस प्रकार से DC सर्किट में प्रतिरोध होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसी प्रकार से AC सर्किट में क्या होता है, प्रतिबाधा होती है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। तो RL परिपथ की प्रतिबाधा होती है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए, मतलब R और L का मतलब समझ रहे हैं। R का मतलब प्रतिरोध और L का मतलब हो जाएगा हमारा क्या क्या कहते हैं, प्रेरक हो जाएगा L का मतलब। तो RL परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है Z बराबर √ कैपिटल R स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू L का होल स्क्वायर, और ऑप्शन बी है √ R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया दोनों। देखिए, जो यहाँ पे RL परिपथ होता है उसकी जो प्रतिबाधा होती है, ऑप्शन ए वाला भी सही है और ऑप्शन बी वाला भी सही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो XL होता है ये इसके बराबर होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि ओमेगा L जो होता है XL के बराबर होता है, तो ओमेगा L की जगह हमने XL लिख दिया दूसरे में। तो मतलब दोनों टाइप से आपको याद होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में या फिर ए वाला दे दो या फिर ए वाला दे दो, तो कोई भी एक राइट हो जाए। बाकी इस पे देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से याद करिएगा ताकि आपके जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे RL परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी ऑप्शन सी यानी कि दोनों होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों मैंने अपने इस चैनल को शेयर करें ताकि जो हमारी फैमिली है थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। बाकी देखते हैं RC परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। देखिए, RC परिपथ का मतलब प्रतिरोध और संधारित्र, जिस ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र लगा हो तो उसे हम RC परिपथ कहते हैं। और इसकी प्रतिबाधा क्या होगी, तो ऑप्शन ए है Z बराबर √ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर,
और ऑप्शन बी है कि जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर, और ऑप्शन सी दोनों। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों होगा, क्योंकि हमारा जो एक्स सी होता है, एक्स सी बराबर 1 ओमेगा इंटू सी भी होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो एक्स सी हमारा जो होता है, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब केवल संधारित्र के लिए जो होता है प्रतिबाधा इस प्रकार से होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो एक्स सी होता है वो 1 ओमेगा सी के बराबर भी होता है, तो इसीलिए हम इसको जो है इसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपको याद होना चाहिए, ताकि जो है एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, और न्यूमेरिकली टाइप भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी ना छूटने पाए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि RLC परिपथ की प्रतिबाधा होती है। देखिए RLC परिपथ में क्या है, R यहाँ पे प्रतिरोध है, L प्रेरक है और C क्या है, संधारित्र है। तो मतलब ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध भी हो और प्रेरक भी हो और क्या हो, क्या कहते हैं, हमारा संधारित्र भी हो, तो वो परिपथ क्या कहलाएगा, RLC परिपथ कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर, और बी वाला दिया गया है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 7 क्या है कि कोई भी 2 टर्मिनल नेटवर्क जिसमें अनेक प्रतिबाधाएं संयोजित हो। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि कोई भी 2 टर्मिनल नेटवर्क जिसमें अनेक प्रतिबाधाएं संयोजित हों उस समय अनुनाद उत्पन्न करता है। यानी कि कोई भी 2 टर्मिनल नेटवर्क है जिसमें अनेक प्रतिबाधाएं भी लगी हैं और उस समय वो अनुनाद उत्पन्न करेगा। यानी किस समय वो अनुनाद उत्पन्न करेगा बताना है आपको, कि जब परिपथ पर अप्लाइड वोल्टेज तथा परिपथ में प्रवाहित धारा समान कला में हो, या फिर ऑप्शन बी असमान कला में हो, या फिर ऑप्शन सी दोनों हो, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जब कोई भी 2 टर्मिनल नेटवर्क जिसमें अनेक प्रतिबाधाएं लगी हों तो उस समय अनुनाद उत्पन्न करेगा। जब क्या होगा कि जब अप्लाइड वोल्टेज और क्या हो जाएगा यहाँ पे तथा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा समान कला में होंगे, तो क्या होगा, अनुनाद उत्पन्न होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रेजोनेंट अनुनाद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अनुनाद, रेजोनेंट को हम अनुनाद बोलते हैं हिंदी में, तो कितने प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए 3 टाइप, ऑप्शन बी 2 टाइप, ऑप्शन सी 4 टाइप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अनुनाद होता है हमारा, वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है समांतर अनुनाद और दूसरा होता है श्रेणी अनुनाद। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइप हो जाएगा, और आपको नाम भी याद कर लेना है, समांतर और श्रेणी। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी परिपथ के एक विशेष आवृत्ति को चयन करने की क्षमता कहलाती है। किसी परिपथ के एक विशेष आवृत्ति को चयन करने की क्या क्षमता जो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऑप्शन ए धारकता, ऑप्शन बी चयनिता और ऑप्शन सी ग्रहणशीलता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी परिपथ के एक विशेष आवृत्ति को चयन करने की क्षमता होती है वो चयनिता कहलाती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि लोअर कट ऑफ आवृत्ति F1 तथा अपर कट ऑफ आवृत्ति F2 के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखिए जो लोअर कट ऑफ आवृत्ति F1 होती है और क्या कहते हैं अपर कट ऑफ आवृत्ति F2 होती है, इनके बीच के अंतर को हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड विड्थ या फिर बैंड चौड़ाई कहते हैं, और अनुनाद चौड़ाई नहीं कहेंगे, और दोनों तो होगा नहीं, कोई ना कोई तो इसमें होगा, तो इसीलिए यहाँ पे बैंड विड्थ या फिर बैंड चौड़ाई कहते हैं F1 और F2 के अनुपात को, सॉरी अंतर को। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बैंडविड्थ का व्यंजक होता है। देखिए बैंडविड्थ का जो व्यंजक होता है, हमने बताया कि क्या कहते हैं F1 और F2 के अनुपात को क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पे व्यंजक उसी प्रकार से निकलेगा कि डेल्टा ओमेगा बराबर क्या होता है, R/L, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ω2 - ω1, और यहाँ पे R/L हो जाएगा, जहाँ पे R प्रतिरोध है और L क्या है, प्रेरक है। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि श्रेणी अनुनाद परिपथ पर प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है। देखिए श्रेणी अनुनाद परिपथ जो होता है उसमें जो क्या कहते हैं प्रतिबाधा होती है वो न्यूनतम होती है और धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, तो ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी सत्य है और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि आप थ्योरी थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो श्रेणी अनुनाद परिपथ होता है उसमें प्रतिबाधा जो होती है न्यूनतम होती है और धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
तो अगर देखिए ये अनुनाद को अच्छे समझना है तो एक प्रकार से आप समझिए कि जिस प्रकार से डीसी सर्किट में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार से अनुनाद भी होता है। तो डीसी सर्किट में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो ऐसे यहाँ भी है अनुनाद भी श्रेणी और समांतर क्रम में। सारी चीज़ें मतलब अगर आप मिला जुला के पढ़ेंगे, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि समांतर अनुनाद परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा अधिकतम तथा धारा न्यूनतम होती है। अब देखिए यहाँ पे समांतर अनुनाद की बात की गई है और जो प्रतिबाधा है उसमें अधिकतम होगी और धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सत्य है, क्योंकि ये बात सत्य है, क्योंकि यहाँ पे समांतर अनुनाद की बात की गई है और समांतर अनुनाद में होता क्या है कि प्रतिबाधा जो होती है वो अधिकतम होती है और धारा क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन सी भी रॉन्ग होंगे। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि L/RC की यूनिट होती है। तो देखिए L/RC का मतलब यहाँ पे क्या है कि L हमारा प्रेरक है और R क्या है, प्रतिरोध है, और C क्या है, एक प्रकार से कैपेसिटर यानी कि संधारित्र है। तो ये देखिए जो हमारा होता है Z बराबर होता है L/RC, Z बराबर यानी कि क्या कहते हैं Z बराबर क्या होता है, L/RC होता है। तो इसका जो मात्रक होता है हेनरी होता है और बी क्या है, फैराड होता है, फिर ऑप्शन सी ओम होता है, फिर ऑप्शन डी हर्ट्ज होता है। देखिए जो L/RC का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, क्योंकि जो L/RC होता है Z बराबर यानी कि प्रतिबाधा बराबर क्या होता है, L/RC। और प्रतिबाधा को आपको पता ही है कि प्रतिबाधा का जो गुण होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है। जब प्रतिरोध के बराबर होगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 मिनट दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे तो L/RC की जो यूनिट हो जाएगी, जो देखिए जो प्रतिरोध की यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ओम हो जाएगा। और ये देखिए आगे हमने क्वेश्चन दिया है इससे संबंधित है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि दो प्रतिबाधाएं Z1 व Z2 समांतर में हो तो कुल प्रतिबाधा होगी। देखिए दो प्रतिबाधाएं यदि Z1 और Z2 हैं और समांतर क्रम में है तो उनकी कुल प्रतिबाधा क्या हो जाएगी। जिस प्रकार से हमारा क्या कहते हैं प्रतिरोध होता था समांतर क्रम में, तो हमारा क्या हो जाता था R1 R2 अपान R1 प्लस R2 जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो Z1 और Z2 समांतर क्रम में प्रतिबाधाएं हैं वो भी हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए इस प्रकार से होगा, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम वाला है और ऑप्शन सी ये तो है नहीं और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए वाला श्रेणी क्रम के लिए है। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि समांतर अनुनाद आवृत्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए समांतर अनुनाद आवृत्ति होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस पर क्या होता है, इस पर बेस न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो इसलिए इसको आपको याद होना भी चाहिए। और यदि मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो आपसे फार्मूला पूछ लेगा, तो फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो समांतर अनुनाद आवृत्ति जो होती है फार बराबर 1/2 पाई √1/LC माइनस का R/L का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, FR का वैल्यू होता है, यानी कि समांतर अनुनाद आवृत्ति का जो मान होता है 1/2 पाई 1/LC माइनस का R/L का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है, जहाँ पे L क्या है, प्रेरक है, C क्या है, संधारित्र है, R प्रतिरोध है और L क्या है, प्रेरक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी करें। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि समांतर अनुनाद की प्रतिबाधा होती है। देखिए समांतर अनुनाद की प्रतिबाधा आपको बताना है। ऑप्शन ए ZR बराबर L/RC या फिर ऑप्शन बी ZR बराबर RC/L, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए समांतर अनुनाद की जो प्रतिबाधा होती है, अभी मैंने बताया था कि L/RC का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो आपने बताया था ओम, आपने क्या बोला था, ओम। तो अब जब यहाँ पे समांतर अनुनाद की प्रतिबाधा पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ZR बराबर L/RC हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सिंगल फेज सिस्टम होता है। देखिए सिंगल फेज जो सिस्टम होता है क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया जिसमें ऐसी सर्किट को केवल 2 वायर्स की सप्लाई की आवश्यकता होती है, या फिर ऑप्शन बी जिसमें वाइंडिंग 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल दूरी पर डिस्प्लेस्ड हो, या फिर ऑप्शन सी दोनों हो, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सिंगल फेज सिस्टम होता है उसमें आपने देखा होगा कि सिंगल फेज सिस्टम यदि आपने पढ़ा होगा तो
उसमें 2 वायर्स का उपयोग करते हैं और एक कॉइल्स का उपयोग करते हैं। तो उससे क्या करते हैं हम क्या कहते हैं धारा का क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तो जिसमें AC का हो केवल 2 वायर्स हों, चलिए ये भी सही है। और जिसमें वाइंडिंग 90 और हाँ यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो वाइंडिंग होती है ना 90 डिग्री पर होती है। मतलब जो 2 वायर होते हैं इनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसका है। तो सिंगल फेज जो सिस्टम होता है उसमें जो वाइंडिंग होती है 90 इलेक्ट्रिकल दूरी पर डिस्प्लेस्ड हो, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सिंगल फेज सिस्टम में 2 वायर्स के बीच में क्या कहते हैं वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो आपको ऑप्शन देगा 90 या फिर 180 या फिर 360 या फिर 270। तो उसमें आपको 90 पर ही टिक लगाना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिंगल फेज जो सिस्टम होता है वहाँ पे सिंगल फेज जो सिस्टम होता है उसमें AC सर्किट को केवल 2 वायर्स की वाली सप्लाई की आवश्यकता होती है और वाइंडिंग 90 इलेक्ट्रिकल दूरी पर डिस्प्लेस्ड हो। तो ये दोनों चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं सिंगल फेज सिस्टम होने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 3 फेज सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल फेज आपने पढ़ा, अब आपको 3 फेज़ की बात करनी है। तो देखिए 3 फेज़ क्या होता है। ऑप्शन में हमने लिखा कि जिसमें 3 फेज़ हो तथा तीनों तारों से धारा प्रवाहित हो। देखिए 3 फेज़ का मतलब ये है कि 3 फेज़ हो और उसमें क्या हो कि 3 तार लगे हों और धारा प्रवाहित हो। तो ऑप्शन ए भी इसमें राइट होगा। और ऑप्शन बी है जिसमें 3 वाइंडिंग 120 इलेक्ट्रिकल की डिस्प्लेस पर हो। तो इसमें देखिए 3 फेज़ में क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे होता है, तो इनके बीच का 120 डिग्री का कोण होता है। यहाँ भी 120 डिग्री का कोण होता है और यहाँ भी होता है 120 डिग्री का। तो अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछ लेता है कि 3 फेज सिस्टम में जो वाइंडिंग होती है कितने डिस्प्लेसमेंट पे होती है, तो आपको बताना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ से आपको देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिले और आपको उसके पहले भी मैंने 2 क्वेश्चन बताया। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में क्या है आपसे कोई भी भूल और चूक ना होने पाए और सावधानीपूर्वक अपने क्या है उत्तर को दे पाएँ। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 3 फेज सप्लाई सिस्टम में 3 कलाओं को क्रमशः दर्शाते हैं। देखिए 3 फेज सप्लाई सिस्टम में 3 कलाओं को हम दर्शाते हैं। ऑप्शन ए RED रेड, ऑप्शन बी येलो यानी कि वाई, ऑप्शन बी ब्लू यानी कि बी और ऑप्शन डी सभी। देखिए जो 3 फेज सप्लाई सिस्टम होता है उसमें हम 3 कलाओं को रेड पहली कला को, दूसरी को येलो से, तीसरी को ब्लू से और यानी कि ऑप्शन डी यानी सभी से दर्शाते हैं। तो 3 फेज सप्लाई में हम यहाँ पे सभी से दर्शाते हैं। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत में क्लॉकवाइज सीक्वेंस RYB को दर्शाते हैं। देखिए भारत जो हमारा देश है यहाँ पे हम जो क्लॉकवाइज सीक्वेंस दर्शाते हैं RYB को, तो हम कैसे दर्शाते हैं। ऑप्शन ए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस से, ऑप्शन बी नेगेटिव फेज सीक्वेंस से या फिर ऑप्शन सी दोनों से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम इसकी बात करें भारत में क्लॉकवाइज सीक्वेंस की RYB की दर्शाने की, तो यहाँ पे जो दर्शाते हैं हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दर्शाते हैं। किससे दोस्तों, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और ऑप्शन बी नेगेटिव फेज सीक्वेंस नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारत में एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस यानी कि RBY एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस पे भी याद होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस क्या होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या होता है RBY होता है। तो यहाँ पे भारत में एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस RB को हम किस रूप में दर्शाते हैं। ऑप्शन ए पॉजिटिव में, ऑप्शन बी नेगेटिव में, ऑप्शन सी दोनों में या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस होता है वो हमारा हमेशा नेगेटिव फेज में होता है। तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस में होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा देख लीजिए कि क्लॉकवाइज सीक्वेंस जो होता है RYB होता है और एंटी क्लॉकवाइज RBY होता है। तो ये दोनों भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है एबिलिटी टाइप क्वेश्चन में। तो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि स्टार कनेक्शन में लाइन स्वधारा फेज का मान होता है। देखिए 23 हमने कोई क्वेश्चन तो नहीं लिया है, केवल आपके बताने के लिए लिया है कि स्टार कनेक्शन में लाइन्स धारा व फेज धारा का मान होता है बराबर होता है। तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन धारा होती है और फेज धारा जो होती है उनका जो मान होता है आपस में इक्वल होता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो IL बराबर IP स्टार कनेक्शन। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा का मान होता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि IL बराबर IP
स्टार कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में, या फिर और कोई दे देगा, तो आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, IL/IP की जो होता है स्टार कनेक्शन में धारा जो होती है बराबर होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जितने क्वेश्चन आपको बताए होंगे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि जो हमारी फैमिली थोड़ा सा और बड़ी हो सके और बाकी आपके लिए और कुछ बेहतर हम कर पाएँ। और बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये है कि आप देखिए 45% स्टूडेंट ऐसे हैं, 45 या हाँ 45 मान के चलिए, क्योंकि हमने अभी कल इसका एनालाइज़ किया तो चैनल का, तो देखा हमने 45 स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि जो वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो ऐसा ना करिए यार, देखिए आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर कीजिए ना, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। बाकी आप चैनल को शेयर भी करिए, बाकी सब्सक्राइब करिए, और बाकी जो भी क्वेरी हो, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसी थी, अच्छी थी या फिर अच्छी नहीं थी, जो भी उसमें कमियां हो उसको आप बताएं, और बाकी अच्छाइयाँ भी आप दिखाएं, केवल कमियां ही ना बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।